हमारा यूट्यूब चैनल अख्तर ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देखते आ रहे हैं कि हम कक्षा 7 के विज्ञान के अध्याय 1 जल और जंगल पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 पार्ट है, जल और जंगल। जल वाला पार्ट जो भी है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। अब जंगल वाला पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे हमारे लिए जंगल क्यों फ़ायदेमंद है, जंगल क्यों रहना चाहिए, हमारे बिहार के कौन से इलाके में जंगल ज़्यादा है, कहाँ कम है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जंगल किसे कहते हैं। अब जानेंगे तो जंगल किसे कहते हैं। तो जंगल क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? घने वनस्पतियों से भरी ज़मीन को जंगल कहते हैं, है ना। सबसे पहले जंगल किसे कहते हैं, तो घने वनस्पति से जो भरा हुआ ज़मीन होता है उसको जंगल कहते हैं। अब क्या वनस्पति किसे कहते हैं? वनस्पति क्या कहते हैं? अब जितने भी दुनिया में पेड़ पौधे घास घूस जो भी है उसको हम क्या कहते हैं? वनस्पति कहते हैं। और इस पे जो निर्भर रहने वाले जो भी जीव जंतु उसको भी हम वनस्पति कह सकते हैं। तो जो भी वनस्पति है हमारे आसपास, वो घना अगर कोई जगह है तो उसको हम क्या कहते हैं? जंगल कहते हैं। अब इस अध्याय में क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे, फिर देखेंगे। आइए पढ़ते हैं। हमारे देश में कई भागों में जंगल है। बिहार राज्य में कुछ जगह बड़े जंगल है। जंगलों में कई तरह के पेड़ आदि पाए जाते हैं। जंगलों में कई तरह के जीव जंतु, जैसे कि अब क्या होता है जंगल, जो घने वनस्पतियाँ होता है उसमें जंगल होता है। तो जंगल में तो पेड़ पौधा तो होता ही है, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ होता है, पौधा होता है, घास होता है, वो तो होता ही है। लेकिन अब जंगल तो बना, उसमें रहने वाले जीव जंतु भी थे। तो मेनली कौन कौन से जीव जंतु होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे में बाघ होते हैं, उसमें रीछ होते हैं, हिरन, बंदर, तरह तरह के पक्षी, कीट, ये सब पाए जाते हैं जंगल में। अब क्या होता है कि हर जगह जंगल है, जंगल में बहुत तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं। तो क्या अब हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट बोलिए या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलिए, वो लोगों ने इसको अभयारण्य बनाते जंगल को, और इसलिए बनाते हैं ताकि जीव जंतु को सुरक्षा रख सके। देखिए हमारा जो इकोसिस्टम है, क्या हम जानवर पे निर्भर है, वो हम पे निर्भर है। अगर वो रहेगा तो फिर हम सुरक्षित रहेंगे, और हम रहेंगे तो वो सुरक्षित रहेगा। तो क्या होता है कि अभी बहुत से जानवर को मारा जाता है या खुद ही मर जाता है। उसको सुरक्षित करने के लिए कुछ जंगल जो होता है उसको रिजर्व कर दिया जाता है। आइए उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जंगल में पाए जाने वाले वन्य संपदा जीव जंतु की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार उन्हें आरक्षित घोषित कर सकते हैं। आरक्षित घोषित करने का मतलब है कि कोई एरिया है जहाँ पे जंगल है, इसको अगर आरक्षित घोषित कर दिए तो यहाँ पे आवागमन बंद कर दिया जाता है। जिसको मन जो मन वो नहीं आ जा सकता है, उसके लिए परमिशन लेना होता है, फिर आप जा सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे बिहार में जो फेमस आरक्षित घोषित जंगल है उसको पढ़ते हैं। जैसे पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिमी चंपारण जिला, आप लोग नाम सुनेंगे, क्या? पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य है। अब पश्चिमी चंपारण में जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य है उसको रिजर्व कर दिया था। और रिजर्व किसके लिए किया गया था? टाइगर के लिए, बाघ के लिए। तो इसको टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। वैशाली जिले के बरेला अभयारण्य, वैशाली जिले में किसको रिजर्व किया गया था? बरेला अभयारण्य को। मुंगेर जिले में भीमबंध अभयारण्य, गया जिले में गौतम अभयारण्य, और रोहतास जिले में कैमूर अभयारण्य को प्रमुख जंगल माना जाता है। और ये सब जो भी अभयारण्य है इसको सरकार क्या किया? आरक्षित कर दिया, यहाँ पे आवागमन रोक दिया गया है। जंगलों में पाए जाने वाले कुछ जीव जंतु शहरों के चिड़ियाघरों में जैसे आप लोग चिड़ियाघर घूमने गए हैं, वहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु देख चुके हैं। अब कुछ आदमी जो शहर में रहते ज़्यादा जीव जंतु नहीं देख पाते हैं, तो अगर उनको देखना है तो चिड़ियाघर जाके जीव जंतु को देख सकते हैं।
जंगल के क्षेत्र की भौगोलिक संरचना और जलवायु के अनुसार इनमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जंतु मिलते हैं। अब जैसे हर एक जगह पे हर एक तरह का जंगल होता है और जंगल के हिसाब से ही वहाँ पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं। अब उसका क्या है, जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसा जंगल होगा और वैसा जीव जंतु पाया जाता है। उसके हम लोग कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे हिमालय के पहाड़ी इलाके में, ऊंचे पहाड़ के इलाके में चीर और देवदार का वृक्ष मिलते हैं। जैसे जो पहाड़ी इलाका होता है हिमालय में, उसमें कैसा मिलता है, चीर और देवदार के पेड़ मिलते हैं। लेकिन उत्तरी बिहार, चंपारण का क्षेत्र जो पूर्वी पश्चिमी चंपारण जो होता है, उसमें क्या होता है, चौड़े पत्ते साल और सागवान के पेड़ मिलते हैं। और क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ता है वहाँ पे सागवान के पत्ते मिलते हैं और पत्ता ऐसा पेड़ मिलता है जहाँ का जिसका पत्ता झड़ने लगता है। और ऐसा भी होता है कि जहाँ कम पानी में भी पेड़ पौधा हरा रहे। जैसा कि कहने का मतलब है कि जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगा तो वहाँ पे पानी की कमी होगी, तो वहाँ ऐसा ही पेड़ पौधा ना बड़ा होगा या रहेगा जिसमें क्या जो कम पानी में भी उपज सकता है। जैसा कि आप लोग राजस्थान के नाम सुने, हमारे देश राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। तो राजस्थान में कैसा पेड़ पौधा होगा जहाँ पे क्या कहते हैं कम पानी में भी हरा भरा रह चुके हैं। जैसे राजस्थान में होता क्या होता है, नागफनी का नाम सुने होंगे आप लोग, क्या नागफनी का नाम सुने होंगे। कैक्टस का नाम सुने होंगे। ये सब क्या होता है, इसमें होता है। फिर खेजड़ी का नाम सुने होंगे, है ना। ये खेजड़ी पौधा जो है बहुत फेमस है राजस्थान। ये बहुत से एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है, खेजड़ी पौधा किस स्टेट से संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित है। तो ये सब जो पौधा है क्या होता है, कम वर्षा वाले जगह में पाया जाता है। वहाँ कम वर्षा होती है और कम पानी की ज़रूरत होती है, गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। हम लोग जंगल के बारे में पढ़ लिए हैं। अब जंगल में जो वन श्रृंखला होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वन श्रृंखला से हम लोग क्या समझते हैं। वन श्रृंखला को इंग्लिश में बोलते हैं फूड चेन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फूड चेन। जैसे आप लोग हम लोग बताएं कि हमारा जो दुनिया चल रहा है इकोसिस्टम पे चल रहा है। हम लोग पेड़ पौधे पे निर्भर है, पेड़ पौधे हमारे पे निर्भर है। हम लोग जानवर पे निर्भर है, जानवर हम लोगों पे निर्भर है। एक दूसरे पे हम लोग निर्भर हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं श्रृंखला, चेन बोलते हैं। तो आज हम लोग जो वन में जो चेन है, वन में जो जीव जंतु पाए जाते हैं कैसे एक दूसरे पर निर्भर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपने स्वपोषी, परपोषी, मातृपोषी के बारे में पढ़ा है क्या। स्वपोषी, परपोषी, मृतपोषी के बारे में पढ़ा है। आपने ये भी जान लिया है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और सभी जीव जो मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी अंत पौधे पर निर्भर होता है ना। वो खुद अपना खाना बनाता है और जो भी मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी पौधे पर निर्भर होता है। जो जीव पौधे को भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें जीव द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है। अब जैसे क्या है कि कुछ जीव है पौधे को खाते हैं भोजन के रूप में, और उसी जीव को फिर क्या कहते हैं, कुछ जीव क्या कहते हैं उसको भोजन के लिए खाया जाता है। मतलब एक दूसरे को खा रहा है, देख रहे हैं, यही चैन बन रहा है। तो उसी के बारे में हम लोग पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि स्वपोषी क्या होता है, परपोषी क्या होता है, मित्रपोषी क्या होता है ना। चलिए पहले हम लोग जानते हैं स्वपोषी। स्वपोषी क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, इंग्लिश में ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉप स्वपोषी क्या होता है, ऐसा जीव जो अपना खाना स्वयं बनाता है। जैसे क्या, पेड़ पौधे अपना खाना क्या बनाता है, स्वयं बनाता है ना। उसी को क्या बोलते हैं, स्वपोषी कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स इंग्लिश में बोलते हैं। मतलब जो अपना खाना खुद बनाता है उसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं और दूसरों पर निर्भर नहीं होता। फिर आता है परपोषी को बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। मतलब हेट्रोट्रॉप ऐसा जीव जंतु जो अपना खाना खुद नहीं बना के दूसरों पर निर्भर रहता है। जैसे हम लोग इंसान हैं, क्या करते हैं, खुद खाना बनाते हैं, दूसरे पे निर्भर रहते, पेड़ पौधे पे निर्भर रहते,
तो हम लोग क्या है, परपोषी है। और इसी में आता है मृतपोषी। क्या होता है, मृतपोषी। मृतपोषी, मृत मीन्स हो गया मरा हुआ, जो सड़ा गला मरा हुआ चीज़ों खाता है उसको मृतपोषी कहते हैं। जैसे आप लोग सुनिए, क्या कहते हैं, ईल जो होता है वो क्या होता है, मृतपोषी होता है। तो नाम से ये देखिए, स्व मीन्स खुद, जो खुद खाना बनाता है उसको स्वपोषी कहते हैं। पर मीन्स दूसरे, जो दूसरे पर निर्भर होता है उसको परपोषी कहते हैं। मृत मीन्स मरा हुआ, सड़ा हुआ, गला खाना जो खाता है उसको मृतपोषी कहते हैं। आइए अब कुछ फूड चेन है, इसको समझते हैं हम लोग। आप लोग वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी लिखा, अगर ज़रूरत हो तो। उदाहरण के लिए जैसे क्या है, ये घास है, घास को क्या खाया, कीटभक्षी खाया। कीटभक्षी को कौन खाता है, मेंढक खाता है। फिर मेंढक को कौन खाता है, सांप खाता है। सांप को कौन खाता है, गरुड़ खाता है। अब है क्या, एक दूसरे को खा रहा है। अब देखिए, अगर कीटभक्षी नहीं होता तो पूरे दुनिया में घास घास ही हो जाता। अगर मेंढक नहीं होता तो हर जगह क्या है, कीटभक्षी भक्षी। और सांप नहीं होता तो फिर ये नहीं, मतलब एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है। इसको ये खा गया, इसको ये खा गया, इसको ये खा गया, इसको एक दूसरे पे निर्भर है। इसके बिना इसका ज़िंदगी नहीं चलने वाला है ना। जैसे घास को कीट खाता, मेंढक खाता, तो ये क्या हो, इसी को हम लोग फूड चेन बोलते हैं। अब कि वन में खास श्रृंखला पाई जाती है, सभी परस्पर संबंध, वही हम बताए। ये देखे ना, किसी को क्या कहते हैं, घास को कीट खा रहा है, कीट को कौन खा रहा है, मेंढक खा रहा है, मेंढक को सांप खा रहा है, सांप को गरुड़ खा रहा है। तो मतलब एक दूसरे से परस्पर संबंध है। अब हम लोग पढ़ते हैं वन का मिट्टी, मतलब वन में जो मिट्टी पाया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, आराम से पढ़ेंगे। चलिए, आपने पिछले अध्याय में जान लिया कि मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस होता है ना, ह्यूमस। अब ये बोल रहा है कि आपने पहले जान लिया कि मिट्टी का जो ऊपरी परत होता है ह्यूमस होता है। जैसे हम लोग जंगल में देखे हैं, जब पतझड़ का मौसम आता है या बारिश का मौसम आता है, पेड़ पौधे का पत्ता गिर के जमा होता है और धीरे धीरे क्या कहते हैं, वो गल जाता है। तो हम लोग सुनेंगे वो खाद बनता है, उसी को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। अब जंगल में खास सघन आम तथा लीची के बगीचे के सारी सूखी पत्तियां जमीन पर परत के रूप में देख सकते हैं। इन पर छोटे छोटे जीव देख सकते हैं जो इन पत्तियों का घास कर घुस कर ह्यूमस बनने में सहायक, मतलब उस पर छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसको सूक्ष्म जीव किसको कहते हैं, जिसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव। तो जैसे हम लोग हाथ में देखते हैं, हमारे हाथ में जो कीटाणु होंगे उसको नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए क्या है, माइक्रोस्कोप का मदद लेंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म जीव। तो ह्यूमस को बनाने में कौन मदद करता है, सूक्ष्म जीव मदद करता है। और ये सूक्ष्म जीव अपघटक कराता है, अपघटक कहलाता है। अपघटक का मतलब होता है डिकम्पोजर। क्या होता है, डिकम्पोजर, मतलब सड़ाने गलाने वाला काम। ये अब जैसे पेड़ पौधा गिर के जमा हो गया, उसमें पानी लगा हुआ, उसे सड़ना, तो उसको सड़ने का काम कौन कराता है, सूक्ष्म जीव ही कराता है। तो सूक्ष्म जीव क्या कहलाता है, अपघटक भी कहलाता है। सूखी पत्तियां के नीचे ह्यूमस की परत देखी जा सकती है। मरे हुए जीव जंतु भी अपघटक होकर ह्यूमस परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे जो लोग मरते हैं तो वो भी धीरे धीरे क्या होता है, सड़ गल के अपघटक में भी अपघटक होकर ह्यूमस में, मतलब वो ह्यूमस बन जाता है। इंसान ही मरता है, उसको दफन किया जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, सड़ जाता है, वो भी एक वो ह्यूमस ही बन जाता है। और ह्यूमस हमारे पेड़ पौधे फसल के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पौधों के पोषण में सहायक होते हैं, जिससे खास श्रृंखला भी पूरी होती है। अब ह्यूमस से क्या होता है, खास श्रृंखला बना रहता है। अब देखिए, जैसे हम लोग फूड चेन पढ़े ना, उसके बारे में एक बेहतरीन बात दिया गया, उसको हम लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, कैसे एक दूसरे पे निर्भर होता है। जैसे यहाँ पे क्या, पादप, यहाँ पे जंतु है ना। पादप मीन्स क्या हो गया, पेड़ पौधा, क्या हो गया, पेड़ पौधा। जंतु मीन्स जीव जंतु, जो हम लोग हैं। अब क्या होता है, पेड़ पौधा यानी गाछ वृक्ष जो होता है वो ऑक्सीजन छोड़ता है, और ऑक्सीजन हमारे जीव जंतु के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ा और जीव जंतु को उससे ऑक्सीजन लिया, और
जीव जंतु क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और वो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, पादप लेता है। मतलब पादप को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरी है, जीव जंतु को ऑक्सीजन की ज़रूरी है। तो जीव जंतु को जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है किससे मिलेगा, पादप से मिलेगा, और पादप को जो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है वो किससे मिलेगा, जंतु से मिलेगा। मतलब देखिए एक दूसरे से कितना अच्छा परस्पर संबंध है। अगर कोई एक चीज़ इसमें से ये अनबैलेंस हो जाए तो इनको दिक्कत होने लगेगा, ये अनबैलेंस हो जाएगा तो इनको एक दूसरे पे परस्पर निर्भर, दोनों का इकोसिस्टम बना रहना चाहिए। अगर जैसे प्रकाश संश्लेषण का काम होता है वन में, है ना, किसमें होता है, पेड़ पौधा में। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ये सब कहाँ से मिलेगा, जंतु से ही मिलेगा। अगर जंतु नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण भी सही से नहीं हो पाएगा। अब आइए थोड़ा कुछ और इम्पोर्टेंट बातें दिया, उसके बारे में हम लोग एक बार रीडिंग देके देखते हैं क्या क्या दिया। हमने जल चक्र के बारे में जान लिया, जल चक्र के बारे में जान लिया। वृक्ष अपने जल से जल अवशोषित करते हैं और जल वाष्प के रूप में निर्मित करते हैं। वन जीव जंतु आश्रम भोजन तथा प्रजनन के साथ साथ नए पादपों को पनपने और वृद्धि करने के अवसर प्रदान करते हैं। अपने वर्षा के दिनों में गोबर तथा सड़ी गली वस्तुओं पर अंकुरित बीजों को पनपते देखा होगा। वन शाकाहारियों के लिए अत्यधिक भोजन की व्यवस्था एवं संख्या में वृद्धि सहायक होती है, जिससे मांसाहारी जीव के लिए भी भरपूर आहार उपलब्ध होता है। अब क्या वन के बारे में बताएं। वन क्या है, वन जो हमारा वन जंगल है ना, उससे क्या होता है, शाकाहारी जो भी होता है वो ज़्यादा निर्भर होता है, और शाकाहारी उसके साथ साथ मांसाहारी भी वन पे निर्भर होता है। अब क्या है कि जैसे जंगल है, जंगल क्या होता है, इरोजन। अब जैसे सुने कभी कि बाढ़ आ गया तो सड़क के जैसे ये सड़क है, क्या ये सड़क है, इसके आसपास पेड़ पौधा क्यों लगाया जाता है, क्योंकि बाढ़ वाले इलाके जो होते हैं उसमें क्या आता है, पानी आती है और उसका रेत बहुत तगड़ा होता है, तो क्या करता है सड़क को काट सकता है, तो उसी को काटने से बचाता है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या है, सड़क को काटने से ही बचाता है, और जिसको इरोजन बोलते हैं, अपघटन, वन उसको इरोजन भी बोलते हैं, आरोपण का। और हम लोग को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, तभी हमारा जो पर्यावरण पर रहेगा। अब पेड़ पौधे पता नहीं किससे बचाता है, इरोजन से। पता है इरोजन को हिंदी में बोलते हैं अपर्दन, भू अपर्दन को रोकता है। पेड़ पौधे किसको रोकता है, भू अपर्दन को रोकता है। और ज़्यादा जनसंख्या जो बढ़ रहा है उसमें क्या है, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है तो पोल्यूशन भी ज़्यादा हो रहा है, तो पोल्यूशन को कम करने के लिए भी कौन काम करता है, हमारे जंगल ही काम करता है, हमारे पेड़ पौधे ही काम करते हैं। तो आज हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो गया। हम अगले वीडियो में इसका एक्सरसाइज वर्क लेके आएंगे। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।